क्लास के शुरू में ही गप्पे लगनी शुरू हो गई हैं एंड काफ़ी ज़ोरदार किस्म का सलाम दिया था आयशा सरवर ने आई गेस। ओके जी, क्या हाल है? ग्रेट, वेलकम बैक। I hope you had enjoyed yesterday. There was no class, there was no discussion, there was no bounded time bounded activity. So आज कंटिन्यू करते हैं जी इंटरनल ट्रिगर से ऑनवर्ड्स। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं चेंज के, एंड हाउ डू दीज फैक्टर play a pivotal role. But before that, I just have to quickly visit someone. Uh, आप सब ऑनलाइन रहिएगा. वी विल कंटिन्यू इन 15-20 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है? 15 से 20 मिनट मैक्सिमम. ओके, स्टे ऑनलाइन, आई विल बी राइट बैक. मैं सिर्फ आपको बताना था कि मैं ऑनलाइन आ गया हूँ, तो वी कैन स्टार्ट इट लाइक एट 6:50 और 6:55, नॉट लेटर देन दैट. ओके, सी यू अराउंड. This conference will now be recorded. Very nice. What a beautiful voice. Who was singing, by the way? For the This introduction. conference will now be recorded. Internal triggers कौन से होते हैं चेंज के, and how these triggers play a pivotal role. Organizations के अंदर internal change के triggers जो हैं, they are 5 in number. हमने external triggers तक debate कर ली थी. Today we'll talk about external triggers, and today we'll talk about reactions to change. Internal triggers of change में senior management है. When senior management changes, तो डेफिनेटली जो नई मैनेजमेंट आएगी वो अपने साथ अपने अपने गोल्स लेके आएगी, अपने अपने टारगेट्स लेके आएगी. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, दे वर वेरी कैजुअल इन देयर बिहेवियर. कोई अटेंडेंस नहीं होती थी, कोई टाइम का ख्याल नहीं होता था. फिर नई मैनेजमेंट आई, एंटिटी हैड न्यू मैनेजमेंट, और जब नई मैनेजमेंट आई तो उन्होंने आके फिर सारे बायोमेट्रिक इंस्टॉल कर दिए. उन्होंने आके एम्प्लॉयज को बाउंड कर दिया कि वो पंक्चुअल हों. इसी So the new management brought their own ideas, they brought their own ways of doing things, they brought their own fresh ideas. Acquisition and merger से भी change आता है. Acquisition का मतलब होता है when one organization, जब एक इदारा किसी दूसरे इदारे को परचेज कर ले, उसे एक्वायर कर ले, that phenomena is named as acquisition. इसे acquisition कहते हैं. एक्विजिशन जो है दैट इज कि जब एक इदारा जो है वो दूसरे इदारे को परचेज कर ले या टेक ओवर कर ले. नॉर्मली एक्विजिशन के अंदर एक इदारे की पहचान रहती है, एक इदारे की पहचान खत्म हो जाती है. इसी और मर्जर होता है व्हेन टू सेपरेट एंटिटीज कम टुगेदर, इंटीग्रेट टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी. इसे कहते हैं मर्जर. जैसे जैज और वारिद का मर्जर हुआ है तो जैज वारिद बन गया. जैज वारिद के मर्जर में टू एंटिटीज हैव कम टुगेदर एंड दे हैव कंसोलिडेटेड टू फॉर्म वन सिंगल एंटिटी, सो दैट हैज नाउ बिकम जैज वारिद. तो एक्विजिशंस हों चाहे मर्जर्स हों, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो हमेशा चेंज को एग्जीक्यूट करती हैं. देन देयर आर डीमर्जर एंड डाइवेस्टमेंट. डीमर्ज होने का मतलब होता है कि एक इदारा दो डिफरेंट हिस्सों में टूट गया, स्प्लिट अप इनटू टू सेपरेट एंटिटीज, टू हाफ्स. इसे डीमर्जर कहते हैं. और व्हेन अ लार्ज पार्ट ऑफ एन एंटिटी इज सोल्ड ऑफ, इसे डाइवेस्टमेंट कहते हैं. जब आप एक इदारे के एक पोर्शन को बेच देते हैं तो आपने डाइवेस्ट कर दिया. So changes in organization, management and system will be necessary. जब आप डाइवेस्ट करेंगे, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लार्ज पार्ट को सेल ऑफ कर देंगे तो फिर चेंजेस आएंगे एंड दोस चेंजेस विल बी नेसेसरी. रीऑर्गेनाइजेशन, डाउनसाइजिंग एंड रैशनलाइजेशन. आप रीऑर्गेनाइज करते हैं, आप डाउनसाइज करते हैं और आप रैशनलाइज करते हैं. रीऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, आप अपने स्ट्रक्चर को डी लेयरिंग करते हैं, तो डी लेयरिंग इज अ टाइप ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. डाउनसाइजिंग मींस व्हेन यू मेक द पीपल टर्मिनेटेड और रिडंडेंट, इसे डाउनसाइजिंग कहते हैं. रैशनलाइज करने का मतलब होता है व्हेन यू चेंज सम ऑपरेशनल सिस्टम दैट हैज बिकम इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव. तो आप किसी ऑपरेशनल सिस्टम को चेंज करते हैं जो इनएफिशिएंट या इनइफेक्टिव हो चुका है, इसे रैशनलाइज करना कहते हैं. सो रीऑर्गेनाइजेशन, डाउनसाइजिंग एंड रैशनलाइजेशन, ये तमाम चीजें जो हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. और इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काफ़ी क्रिटिकल चेंजेस लेके आती हैं. ठीक है. बिल्कुल कर सकती है बेटा उर्वा, बट दैट इज द ओनली केस ऑफ नेशनलाइजेशन. दैट इज द ओनली केस ऑफ नेशनलाइजेशन. जब इदारे नेशनलाइज होते हैं तो फिर गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है ना,
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, इसे नेशनलाइजेशन ही तो कहते हैं जो हमने पढ़ा था पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर। एंड देन वी हैव डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई करने का मतलब होता है नई मार्केट, नई ट्रेड्स या नई कमोडिटीज में चले जाना, इसे डाइवर्सिफाई करना कहते हैं। It has a considerable impact on organization in terms of policies, technicalities, personnel, overall changes. जैसे फॉर एग्जांपल अपैरल में बरीजे, बरीजे बड़ा मशहूर अपैरल ब्रांड है। बरीजे की मेन टारगेट मार्केट वुमेन थी, खवातीन थी। बरीजे ने क्या किया कि उसने मेन अपैरल में भी कदम जमा लिए, तो दैट वाज डाइवर्सिफिकेशन, दैट वाज अ डाइवर्सिफिकेशन इन अ न्यू मार्केट, नई मार्केट में डाइवर्सिफाई किया उन्होंने, ठीक है। इसी तरह इदारे ट्रेड में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जोग्राफिकली इदारे जो हैं वो मूव करते हैं, कमोडिटीज़ में डाइवर्सिफाई करते हैं। जैसे गार्ड ग्रुप है पाकिस्तान में। गार्ड ग्रुप क्या बनाता है? गार्ड ग्रुप जो है दे मैन्युफैक्चर लाइक ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ठीक है ना, गाड़ियों के पार्ट्स बनाते हैं। बट देन दे डाइवर्सिफाइड इनटू कमोडिटीज़ लाइक राइस मिल लगा ली, गार्ड बासमती आगे। इसी तरह जुनैद जमशेद जे, ठीक है ना, पहले ये प्योरली मेल मेन ब्रांड था, फिर इसने जे डॉट के नाम से जे डॉट ने फिर आगे अपनी विमेन अपैरल्स भी स्टार्ट कर दिए। तो ये तमाम चीज़ें डाइवर्सिफिकेशन में आती। सितंबर 2016 की अटेम्प्ट थी। क्वेश्चन नंबर 2 था पेपर में, पार्ट ए था उसका। इट वाज सितंबर 2016, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए इन द एग्जामिनेशन। और इसके अंदर हाँ ये भी डाइवर्सिफिकेशन है, बिल्कुल फ्रेग्रेंस में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए था पेपर के अंदर। एग्जामिनर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किया था 5 नंबर का। आइडेंटिफाई 5 फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें दैट will necessitate changes in the strategies and policies of organization। 5 फैक्टर्स बताने हैं आपने जो कि नेसेसिटेट करेंगे चेंज को और एक इदारे की स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज के अंदर। पेस्टल का क्वेश्चन था बेसिकली। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन गवर्नमेंट, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, मेजर सिविल डिस्टर्बेंस डिस्ट्रप्शंस, वॉर बिटवीन कंट्रीज। इकोनॉमिक फैक्टर में टैक्सेशन पॉलिसीज, सब्सिडीज फॉर एग्जांपल। सोशो कल्चरल फैक्टर में चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड ड्रेस कोड, ईटिंग हैबिट्स, हेल्थ कंसिडरेशंस। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आईटी, चेंजेस इन इंस्टेंट कम्युनिकेशंस। इकोलॉजिकल फैक्टर में शॉर्टेज ऑफ पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल मींस पीने वाला पानी, पोल्यूशन। दो एग्जांपल्स मांगी है उसने हर फैक्टर में, आपके पास 6 एग्जांपल्स हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 5 नंबर का सवाल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन टेस्ट हुआ था पेपर में। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थॉट है, जस्ट एन एग्जांपल टू रीड। मार्क्स एंड स्पेंसर एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, इट्स अ यूएस ब्रांड, अमेरिकन ब्रांड है अपैरल्स का। तो मार्क्स एंड स्पेंसर का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है स्टुअर्ट रोज, इसने जब कंपनी को टेक ओवर किया, जब ये सीईओ बना, तो उसका कंपनी जो है वो बहुत डिक्लाइन में थी एंड इट वाज अबाउट टू बी टेकन ओवर। शेयर होल्डर की तरफ से बड़ा प्रेशर था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से बड़ा प्रेशर था। तो इसकी वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि नया सीईओ हायर किया गया और वो सीईओ जो है इट हैज अ वेरी इमेजिनेटिव फ्लेयर। फ्लेयर बेसिकली कहते हैं एक स्पार्क को, पर्सनालिटी का जो स्पार्क होता है उसे फ्लेयर कहते हैं। तो उसका बड़ा इमेजिनेटिव फ्लेयर था एक किस्म का। उसकी प्लान, ये स्पेलिंग सही कर लें, उसकी प्लान्ड चेंज स्ट्रेटजी ने टॉप डाउन सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स लिए, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो शॉर्ट टर्म में कामयाब हो गई। वो उसने इनिशिएटिव क्या लिए थे, वो स्ट्रेटजीज क्या थी, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट राइट नाउ। हमें नहीं पता उसने क्या इनिशिएटिव लिए थे, लेकिन उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया जरूर, चेंज लेके आया ऑब्वियसली। ही ब्रॉट इन सम चेंजेस एंड दोस चेंजेस मेक इट पॉसिबल फॉर द फर्म टू बी सक्सेसफुल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक अनटेस्टेड है पेपर के अंदर। रिएक्शंस टू चेंज, चेंज की तरफ किस किस्म के रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक स्केल ड्रॉ करेंगे, वील ड्रॉ स्केल। एक तरफ हम रखेंगे एक्सट्रीम पॉजिटिव रिएक्शंस, ऑन वन साइड वी विल कीप एक्सट्रीम पॉजिटिव रिएक्शंस, ऑन द अदर साइड वी विल कीप एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शंस। ठीक, तो रिएक्शंस दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ बस यार आएगा आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें समझ नहीं आती। मतलब इस एग्जाम्पल का यहाँ पे डिस्कस करने का कुछ तो बनता नहीं था जब तक कि वो आपको इनकी स्ट्रेटजीज ना बताता कि वो चेंज क्या लेके आया था। तो दैट इज जस्ट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर की सिर्फ पढ़ लें कि अच्छा उसने कुछ ना कुछ चेंज किया जिसकी वजह से कंपनी टर्न अराउंड हो गई, सक्सेसफुल हो गई। बेसिकली मकसद बताने का ये है कि चेंज जो है वो इदारे में कामयाबी लेके आते हैं। द पर्पस ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी इज दैट चेंज ब्रिंग्स सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। चेंज की तरफ किस किस्म के रिएक्शंस पाए जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर फाउंड टुवर्ड्स चेंज।
ये नया है, दिस इज न्यू। ये एग्जाम्पल की बात कर रही हैं, टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल। हाँ ये पहले नहीं होती थी, ये बिल्कुल नई एग्जाम्पल ऐड की है, ये पहले नहीं होती। चेंज की तरफ 4 किस्म के रिएक्शंस होते हैं और इसी सीक्वेंस में होते हैं। ये सीक्वेंस जो है ये होल्ड करता है, वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम किसी भी चेंज में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट पे हाईली पॉजिटिव रिएक्शन है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम नेगेटिविटीज की तरफ मूव करते हैं, वी मूव टुवर्ड्स नेगेटिविटीज। फिर यहाँ पे थर्ड रिएक्शन आता है एंड देन वी हैव एन एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शन। तो ये बेसिकली एक स्केल होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट आर फॉर्म्ड ऑन अ स्केल। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम पॉजिटिव रिएक्शन होता है विलिंग एंड enthusiastic acceptance. This is a very ideal state. आप एक चेंज को willingly और enthusiastically accept कर लेते हैं, that is the most ideal state. ये सबसे आइडियल स्टेट होती है, ठीक है ना, कि जो एम्प्लॉयज हैं जिनके लिए आप चेंज लेके आ रहे हैं वो चेंज को willingly embrace कर लेंगे, उसके साथ अपने आप को एक्सेप्ट करा लेंगे, उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। That is willing and enthusiastic acceptance of change. इसे कहते हैं विलिंग एंड एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस। आहिस्ता आहिस्ता आप नेगेटिव साइड पे मूव करें, मूव टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। और इसके अंदर अब अगला जो रिएक्शन होता है दैट इज बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस। बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस का मतलब है कि एक्सेप्ट जरूर करेंगे लेकिन गुस्से से करेंगे। बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस, चेंज को आप एक्सेप्ट जरूर करेंगे लेकिन वो चेंज एक्सेप्टेंस है वो गुस्से में होगी। इसके लिए फिर मैनेजमेंट क्या करती है ये भी डिस्कस करते हैं। दिस इज बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस। फिर तीसरा होता है एंट्रेंचमेंट। द थर्ड, अब हम थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं, दिस इज नोन एज एंट्रेंचमेंट। अब नेगेटिविटी आ गई। और आखिरी रिएक्शन जो एक्सट्रीम नेगेटिव है दैट इज नोन एज स्ट्राइक एक्शन। स्ट्राइक एक्शन कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, स्ट्राइक एक्शन कॉल कर देंगे और चेंज नहीं होंगे। सो बेसिकली वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। On extreme left we have extreme positive reaction and on extreme right we have extreme negative reaction. विलिंग एंड एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि एम्प्लॉइज एम्ब्रेस चेंज वेरी विलिंगली चेंज को एम्ब्रेस करते हैं। एम्ब्रेस मींस मिलना, गले लगाना। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच एंड इट एंड इन अ विन विन सिचुएशन। विन विन कैसे होती है? वेयर बाय ऑर्गेनाइजेशंस कैन अचीव देयर गोल्स बाय ब्रिंगिंग अ चेंज एंड इट आल्सो ब्रिंग समथिंग पॉजिटिव फॉर द एम्प्लॉइज। नहीं, शिफ्ट नहीं हो रहा, एक्चुअली शिफ्ट नहीं हो रहा, ये एक स्केल है, बेसिकली इट्स अ स्केल। ये शिफ्ट नहीं हो रहा, हम सिर्फ एक स्केल ड्रॉ किया हमने कि पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। अब शिफ्ट किसी भी तरफ हो सकता है। इट इज पॉसिबल कि एक सिचुएशन में एम्प्लॉइज एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शन शो करते हैं बट यू आर देन कन्विंसिंग देम टू बी मोर विलिंग एंड एंथुसियास्टिक इन देयर अप्रोच। ये भी मुमकिन है कि इनिशियली एम्प्लॉइज बड़े विलिंग थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दे रियलाइज कि नहीं, ये चेंज तो बड़ा खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इट इज जस्ट अ स्केल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये वेरी कर सकता है, ठीक है ना। सो विलिंग एंड एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस इज अ वेरी पॉजिटिव रिएक्शन। एम्प्लॉइज को फायदा होता है कि वो नई अपॉर्चुनिटीज, हाँ ये इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, यस देयर इंडिपेंडेंट सिचुएशन। एम्प्लॉय को फायदा ये होता है कि वो नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, नया स्किल सीख लेते हैं, नया एक्सपीरियंस मिल जाता है वर्क प्रैक्टिस से। कंपनी को फायदा ये होता है कि अपने मकासद पूरे कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। एक कंपनी जो है वो लेट्स सपोज अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करती है बट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ग्रोइंग वेरी हाई। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी प्रोडक्शन को उठा के चाइना में ले जाए। तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को, प्रोडक्शन मैनेजर्स को कहा कि हम यहाँ से प्रोडक्शन प्लांट बंद कर रहे हैं, वी आर शटिंग डाउन द प्लांट। सो उनको ऑप्शन दी कि वो चाहें तो चाइना शिफ्ट हो जाएं, वहां जाके प्रोडक्शन प्लांट को लीड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आउटकम तो ये है कि एम्प्लॉइज जो हैं वो विलिंगली एक्सेप्ट करें इस चेंज को। एम्प्लॉइज विल फील, प्रोडक्शन मैनेजर्स विल फील कि दे विल गेट अ न्यू एक्सपीरियंस इन अ न्यू कल्चर, दे माइट टू लर्न समथिंग न्यू। उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो एक नए कल्चर में जाएंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो अपने गोल्स पूरे कर लेंगे। मैनेजमेंट अपने गोल्स पूरे कर लेगी बाय शिफ्टिंग अ प्लांट टू अ कंट्री वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लो। तो दोनों विन विन में आ जाएंगे, दैट्स अ विन विन सिचुएशन। आप एक चेंज को इंट्रोड्यूस करते हैं, एम्प्लॉय विलिंग तो नहीं है लेकिन बिग्रजिंगली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिग्रज, ग्रज कहते हैं गुस्से को, गुस्से में एक्सेप्ट करना किसी चीज को।
Employees do not support the change, but they understand that there is no choice other than to accept it. मजबूरी है, एम्प्लॉइज को पता है कि ये चेंज जो है ये एक्सेप्ट करना उनकी मजबूरी है और दे हैव टू रिजाइन, हाँ मजबूरी में। लेकिन अगेन इसको आप पॉजिटिवली मैनेज कर सकते हैं। बीइंग अ चेंज मैनेजर यू कैन इन्वॉल्व द एम्प्लॉइज इन द चेंज प्रोसेस। आप उनके कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं, उनके खदशात को आप दूर कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय को खदशा ये है कि वो चेंज उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, सो यू कैन एक्सप्लेन देम व्हाई द चेंज इज नीडेड एंड हाउ दैट इज गोइंग टू बेनिफिट द एम्प्लॉइज। तो बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस में मैनेजमेंट बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर सकती है। मैनेजमेंट कैन प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल इन दिस रिएक्शन। मैनेजमेंट जो है कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। मैनेजमेंट बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर सकती है सिचुएशन में, बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस की सिचुएशन में, ठीक है ना। एंड इफ एम्प्लॉइज अल्टीमेटली एम्ब्रेस द चेंज, अगर एम्प्लॉइज वो कहते हैं कि अगर वो अल्टीमेटली चेंज को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, so their morale might suffer, their productivity might suffer. Furthermore, their lack of support during the change may play against them. आप उनको ये भी बताते हैं कि अगर आप चेंज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर में आपके खिलाफ चीज जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट लूज एनी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, यू माइट लूज एनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक पॉजिटिव टैक्टिक यूज करते हैं। यूज अ पॉजिटिव टैक्टिक ऑफ मोटिवेशन so that employees are convinced towards change. आप एक पॉजिटिव टैक्टिक यूज करते हैं ताकि एम्प्लॉइज जो हैं वो कन्विंस हो सकें चेंज की तरफ। so that employees are convinced towards the change, ताकि आप एम्प्लॉइज को कन्विंस कर सकें चेंज की तरफ। so that's a positive tactic, ठीक है। इसके बाद है एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट और बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस में रिएक्शन दोनों में सेम है। एम्प्लॉइज रिफ्यूज टू चेंज, एम्प्लॉइज डू नॉट सपोर्ट चेंज। दोनों केसेस में एम्प्लॉय का रिएक्शन जो है वो नेगेटिव ही है। फर्क ये है इसमें कि इसमें मैनेजमेंट पॉजिटिव टैक्टिक यूज करती है, इसमें मैनेजमेंट यूजेस नेगेटिव टैक्टिक। मैनेजमेंट यूजेस नेगेटिव टैक्टिक। उसमें मैनेजमेंट पॉजिटिव टैक्टिक यूज करती है, इसमें टैक्टिक जो है वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टैक्टिक यही होता है ना। नहीं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग इज नॉट पॉजिटिव टैक्टिक। जेन्युइन मोटिवेशन करेंगे ना आप उनकी, आप उन्हें रियलाइज करवाएंगे कि चेंज उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। आप उनको रियलाइज करवाएंगे कि चेंज से उन्हें क्या फायदा हासिल होगा। आप उनको रियलाइज करवाएंगे कि चेंज जो है उससे उन्हें कैसे प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इट्स नॉट लाइक इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इट इज जस्ट टू मेकिंग देम अंडरस्टैंड दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर देम। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप उन्हें बेशक ट्रांसफर कर रहे हैं, बट देन यू विल टेल देम द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस दैट ना। आप उन्हें उसकी पॉजिटिव साइड दिखाएंगे ना। जब आपको किसी ने जब किसी ने आपको कन्विंस करना होता है तो आपको क्या दिखाता है, आपको पॉजिटिव साइड दिखाता है ना। और टैक्टिक डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली होगा। हाँ, प्रमोशनल ट्रांसफर कर सकते हैं, यस दैट्स अ पॉजिटिव साइड। हाँ, ये स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंट्रेंचमेंट में आती है। एम्प्लॉइज ने रिफ्यूज कर दिया चेंज होने से एंड नाउ यू आर यूजिंग अ नेगेटिव टैक्टिक। आप उसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यू आर टेकिंग सम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और पोटेंशियल डिसमिसल थ्रेट कर रहे हैं, डिसमिसल का थ्रेट दे रहे हैं। दिस अप्रोच इज जनरली ओनली रिजल्ट इन डिले कर सकती है इनएविटेबल को। इनएविटेबल की जो होना है वो होके रहना है। इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट हैज टू अकर, जो होना है वो होके रहना है। तो प्लान्ड चेंज थोड़ा डिले हो जाएंगे बट दे विल बी इनवेरिएबली इम्प्लीमेंटेड। जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है वो उसी तरह इम्प्लीमेंट होगा, थोड़ा डिले हो सकता है सिर्फ, दैट्स इट। सो नेगेटिव टैक्टिक में आप क्या करते हैं, आप एम्प्लॉइज के को थ्रेट करते हैं, फियर करते हैं, उन्हें उनके खिलाफ आप कोई एक्शन लेने का थ्रेट देते हैं। तो इससे सिर्फ इस टैक्टिक से सिर्फ डिले हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन प्लान्ड चेंज आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी मर्जी का। तो दैट इज अ बिट ऑफ स्ट्रिक्ट। अगर आप गौर फरमाएं तो स्केल के ऊपर एंट्रेंचमेंट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, बिग्रजिंग इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मोटिवेट करते हैं पॉजिटिवली, इसमें नेगेटिवली आप उन्हें फियर थ्रेट बेस्ड मेथड यूज करते हैं। चेंज इतना बड़ा है, इतना बिगर है, दैट इज गोइंग टू हार्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बड़ा चेंज लेके आ रहे हैं जिससे लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अफेक्ट होंगे। फिर एम्प्लॉइज क्या करेंगे, स्ट्राइक कर देंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे, स्पेशली व्हेन दे आर लेड बाय यूनियंस, जब उन्हें यूनियंस की सपोर्ट हो। स्ट्राइक बड़ी नुकसानदेह होती है फर्म्स के लिए, ब्रिंग्स नेगेटिव पब्लिसिटी
एंड कैन हार्म द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज, ऑब्वियसली प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कस्टमर को सर्व नहीं आप कर पाएंगे। स्ट्राइक एक्शन में मैनेजमेंट इज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, स्ट्राइक एक्शन में मैनेजमेंट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज होती है। मैनेजमेंट यूजेस अ नेगेटिव टैक्टिक बट नेवर कॉम्प्रोमाइजेस, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मैनेजमेंट नेगेटिव टैक्टिक यूज करती है बट दे नेवर कॉम्प्रोमाइज, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। हाँ, क्योंकि वहां पे लेबर यूनियन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है ना, जब आप लोअर स्टाफ को आउटसोर्स करते हैं तो वो फिर पूरी एक टीम जो है इकट्ठी हायर होती है लेबर की, एग्जैक्टली और वो इतनी स्ट्रांग होती है कि फिर वो आपको वायलेट, आपको एक्सप्लॉइट करती है। तो दिस कैन लीड टू प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड कहते हैं लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। तो दिस कैन लीड टू लॉन्ग लास्टिंग निगोशिएशंस, ऐसी निगोशिएशन जो लंबी चलेंगी, लॉन्ग लास्टिंग निगोशिएशंस between management and strikers, both trying to achieve an acceptable compromise. So यहाँ पे टारगेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज अचीव करना होता है। दिस इज वे आर विलिंग टू अचीव अ कॉम्प्रोमाइज, दिस इज वेयर वी आर विलिंग टू अचीव अ कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, यहाँ पे आपने थ्रेट और फियर बेस्ड मेथड से अपनी बात मनवानी है। यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। पता नहीं, फिर हाँ मेरे सुनने में आया था इस तरह की कोई स्ट्राइक हुई थी, बट आई डोंट नो इसका आउटकम क्या निकला था, वेदर दे रेज द सैलरीज और नॉट। तो यहाँ पे हम अपना पहला पोर्शन कवर कर लेते हैं। पहला पोर्शन डिस्कस किया हमने, व्हाट इज चेंज। मैंने कहा था हम इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे, व्हाट इज चेंज एंड हाउ टू मैनेज चेंज। व्हाट इज चेंज में हमने कहा था कि हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चेंज की डेफिनेशन, डिफाइनिंग व्हाट इज चेंज, चेंज की नेचर में प्लान्ड और अनप्लान्ड चेंज टाइप्स हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स हैं। देन देयर आर ट्रिगर्स ऑफ चेंज, 2 किस्म के ट्रिगर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं। एंड देन देयर आर रिएक्शंस टू चेंज, चेंज की तरफ रिएक्शंस किस किस्म के होते हैं, ठीक है। So there are 4 important questions that are answered in one broad head, what is change, change है क्या। And then we have how to manage change, change को manage कैसे करते हैं, इस पे इंशाल्लाह हम डिबेट करेंगे कल, how to manage change के ऊपर। और कल हमारी पोटेंशियली आखिरी क्लास होगी बिफोर योर रिजल्ट वीक, तो कल हम इंशाल्लाह थोड़ी डिस्कशन जो है वो करेंगे ऑन हाउ टू प्लान द नेक्स्ट 2 वीक्स, और उसके अंदर आपकी क्या क्या मसरूफियत होनी चाहिए। वैसे तो आपकी जो आपकी छुट्टियां हैं 3 दिन का ऑफ मिल रहा है ना आपको, यू आर यू नो गिवन एन ऑफ फॉर 3 days, है ना। तो थर्सडे से रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तो मेरी फ्लाइट भी थर्सडे नाइट की है, तो थर्सडे को तो इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलेंगे, होपफुली थर्सडे को हम लोग मिलेंगे बिफोर आई एंटर द एरोप्लेन। मेरी फ्लाइट है रात 12 बजे की, so I have to reach airport by 9 PM। तो 6:30 क्लास होती है, तो इंशाल्लाह फिर हम थर्सडे को मिलेंगे होपफुली, ठीक है जी। टेस्ट कैजुअल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। इनफैक्ट टेस्ट के चैप्टर्स में आपको अनाउंस करके देके जाऊंगा कल, मैं कल ही अनाउंस कर दूंगा आपका पूरा एक टेस्ट का स्केड्यूल, और टीए को भी इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलें, ग्रेट, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। उसके बाद जो ऑफ है वो मैं आपको बताऊंगा ना, कम से कम फ्राइडे तो ऑफ होगा ना, आई विल बी ऑब्वियसली ट्रैवलिंग, फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होगा, ठीक है। थर्सडे क्लास होगी, फ्राइडे सैटरडे ऑफ होगा, ओके। फिर मंडे से वील डिसाइड कि हमारा स्केड्यूल क्या होगा, ओके। ये कैलेंडर देख लो ना यार, इधर देखो अगर तुम कैलेंडर पे बचो। सो 11, 12 एंड 13 ये 3 दिन तो छुट्टियां हैं आपकी, ठीक है। दीज आर द ऑफ डेज। 14 को वील मीट होपफुली इंशाल्लाह। 15, 16 ऑफ है, ये ऑफ है क्योंकि ये दोनों दिन सफर में होंगे। 17 इज वैसे संडे, मंडे। सो 17 को आई विल बी अनाउंसिंग द स्केड्यूल फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। 17 को मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस करूंगा स्केड्यूल को, कि मंडे ऑनवर्ड्स हमारा क्या स्केड्यूल होगा, ओके। whether we are going to follow the same time or we are going to extend the time like by 1-2 hours, ठीक है, we'll see to it।
आप सबकी भी कमिटमेंट्स देख के, मसरूफियात देख के, तो हम एक स्केड्यूल डिस्कस करेंगे 18 से 23 के दरमियान, ठीक है, इस वीक में। फिर इसमें कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर लेंगे और यहाँ से हम फिर अपनी रेगुलर क्लासेस करेंगे 27 से, ठीक। तो ये स्केड्यूल है अब तक का। हो गया जनाब? नहीं, ऑफ नहीं रख सकते यार नवीद, इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज ब्रेक। और फिर अगेन वी आर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो हमें फिर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ना, वी शुड टेक द बेनिफिट ऑफ इट। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो 27 से तो रखेंगे ही, लेकिन बीच में लंबी ब्रेक नहीं आएगी, इंटरमिटेंट ब्रेक होगी, डिस्कनेक्टेड ब्रेक होगी आपकी, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, खुदा हाफिज़।